हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। आज का जो मेरा वीडियो है वो है आपके सवालों के ऊपर। आपके बहुत सारे सवाल आए हैं और मुझे इनका आंसर करना है। वैसे मैं आंसर करती हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर डिटेल में बात करना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और आपकी क्लैरिटी आ सके। तो सबसे पहला आपका सवाल है कि विराज को चीज़ें याद रखना कब आया, या आपको कब पता चला कि विराज को चीज़ें याद रहती हैं। तो मैम, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जब बच्चा कहने लगता है या किसी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ हुई है उसके बारे में जब दोबारा बात करता है किसी टॉपिक पे, तभी हमें पता चलता है कि बच्चे को चीज़ें याद रहती है। लेकिन क्योंकि उसका बोलना बहुत देरी से आया, आंसर करना बहुत देरी से आया है, लेकिन हाँ, अब उसे चीज़ें याद रहती है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, उसको याद रहता था लेकिन वो बता नहीं पाता था। क्योंकि हम अगर किसी जगह पे गए हैं, अगर हम 6 महीने के बाद भी उस जगह पे जाते थे, तो विराज जाकर के वहाँ पर वही चीज़ें ढूंढता था जो उसने 6 महीने पहले देखी थी। इवन उसकी ये जो मेमोरी है इस तरह की, वो थोड़ी ज़्यादा है। विजुअल मेमोरी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे याद है, हम शुरू में जब उसके लिए स्कूल देख रहे थे तो हम एक स्कूल में गए थे, तो हमारी वहाँ पे बात हो गई थी कि अभी स्कूल भेजेंगे। फिर हम थेरेपिस्ट के पास गए तो थेरेपिस्ट ने कहा कि अभी 3-4 महीने इसको नहीं भेजना, क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो 4 महीने बाद हम जब वापस उस स्कूल में गए तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने कुछ चेंज किया था, पेंट वेंट कराया था, तो बदल दी गई थी कुछ चीज़ें। तो वहाँ पर कुछ कार्टून के कुछ पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, तो वो उन्होंने हटा दिए थे। तो विराज ने जाते वही देखा और मतलब वो देख रहा है कि यहाँ पर एक पोस्टर था और बार बार कर रहा है कि यहाँ पर एक पोस्टर था। तो मतलब उस कार्टून के बारे में वो बार बार बात कर रहा है। तो फिर उन्होंने बताया, जो प्रिंसिपल थे, कि हाँ, जब ये पहले आए थे आप 4 महीने पहले, तो यहाँ पर मिकी माउस का पता नहीं किस चीज़ का यहाँ पर मतलब पोस्टर था। तो अब वो हटा दिया है क्योंकि पेंट करा है। तो उसकी मेमोरी है, शुरू से अच्छी है, लेकिन बताना उसको अब आया। पहले अब उसको बताना नहीं आता था, लेकिन मेमोरी उसकी अच्छी है, उसको चीज़ें याद रहती है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि मैम, मेरे बच्चे को वॉक में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो उसको कैसे ठीक करें। तो मैम, वॉक में प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि बच्चे की बैलेंसिंग नहीं है चलते टाइम, तो वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि बच्चों का क्या है, विराज का भी हमारे था थोड़ा सा, उसका भी पैर थोड़ा, एक पैर हमें थोड़ा टेढ़ा लगता था। उसने बहुत देरी से चलना शुरू किया था, और विराज के एक पैर ऐसा था कि कभी भी चलते चलते ये जो घुटना होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता था। उसका पैर भी थोड़ा बैंड लगता था, थोड़ा टेढ़ा लगता था दूसरे पैर के मुकाबले। लेकिन मालिश करी गई और धीरे धीरे, जब क्योंकि बच्चे को क्या, हड्डियां बढ़ती रहती है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मतलब हल्का सा बच्चे की कमजोरी टाइप है पैर में, तो वो मालिश से ठीक हो जाती है। और बच्चे को अलग अलग तरह की जब आप एक्टिविटी कराएंगे, उसको जैसे बच्चा साइकिल चलाता है, जो ग्रोस मोटर्स के जो काम होते हैं बच्चे के, रनिंग करना, इन सब चीज़ों से और मालिश से बच्चे का पैर धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये चीज़ कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पैर बहुत कमज़ोर होते हैं। तो अगर थोड़ी सी कमज़ोरी है पैर में, सिर्फ थोड़ा सा है, तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। बच्चे की मालिश करिए पैर पे, और उसको बाकी एक्टिविटी कराइए, साइकिल चलाना, बच्चे को रनिंग कराना, वो स्कीपिंग कराना, ये सारी चीज़ें कराइए। वो टाइम के साथ से, क्योंकि बच्चे की जो हड्डियाँ होती है वो बढ़ती रहती है ना। बड़े की चीज़ों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों की ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा उस पर समय, उसके खान पान पे और उसके मालिश वालिश आप करोगे तो ठीक हो जाएगा बच्चा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो मुझे कई बार पूछा गया है और मुझे लगा चलो आज मैं इसका आंसर करती हूँ। तो इसमें पूछा गया है कि मेरे पहले बच्चे को ऑटिज़म है, क्या मैं दूसरा बच्चा प्लान कर सकती हूँ। मैम, आपको ज़रूर दूसरा बच्चा प्लान करना चाहिए। बहुत सारे रीज़न हैं इसके, और मैं आपको अगर डिटेल में बताऊंगी तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ इसके फ़ायदे बता देती हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि आप अपने मन से डर निकाल दीजिए कि अगर आपके पहले बच्चे को ऑटिज़म है वो दूसरे को होगा। मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा, क्योंकि हमने बहुत सारे सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं, हमने थेरेपी भी करवाई, तो हम बहुत सारे पेरेंट्स से मिले हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है जो पेरेंट्स ने क्रिएट किए हैं, जो पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनमें भी आप देखेंगे किसी के भी दूसरे बच्चे को ऑटिज़म नहीं है। मेरी खुद की भी बेटी है, उसको भी ऑटिज़म नहीं है। तो मैंने कोई भी आज तक ऐसा दूसरा बच्चा नहीं देखा है, जितने भी पेरेंट्स से मैं मिली हूँ, जिनके एक बच्चे को ऑटिज़म है, दूसरे बच्चे उनके बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके मन में ये डर है कि मेरे एक बच्चे को ऑटिज़म है दूसरे को हो जाएगा, तो
मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है। नहीं होता है दूसरे बच्चे को ऑटिज़म, सबके मैंने ठीक ठाक बच्चे देखे दूसरे। ये चीज़ें हो जाती है, आ जाता है ऑटिज़म किसी वजह से। ऑटिज़म भी बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है, ऐसी बात नहीं। ऑटिज़म में बच्चे को बहुत बेहतर किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि जब दूसरा बच्चा आपके घर में आएगा ना, वो उससे आपकी भी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आप अपने एक ही बच्चे को देखते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। जब दूसरा बच्चा आएगा, वो सारी चीज़ें करेगा बाकी बच्चों की तरह, जब वो बाकी बच्चों की तरह अच्छे से बोलेगा, समझेगा, तो आपको भी एक हिम्मत मिलेगी कि कोई और भी आया है जो हमारे जैसा है और हमारे बच्चे को वैसे ही प्यार करता है जैसे हम करते हैं। तो एक तो उस बच्चे को कंपनी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस बच्चे को जब कंपनी मिलती है, दूसरे बच्चे के साथ बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। और घर में जो बच्चा होता है ना, उसको कभी वो हमारा बच्चा अजीब नहीं लगता है अगर बच्चे को ऑटिज़म है। तो अगर एक बच्चा शुरू से ही उस बच्चे के साथ पला बड़ा है, तो उसको वो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये थोड़ा अलग है। ठीक है, वो पूरी तरह से समझता है। अगर मैं अपने घर की बात करूं, तो मेरी बेटी ने कभी हमें ये फील नहीं होने दिया कि उसको कुछ विराज में अजीब लगता है। इवन वो हमारी ही तरह विराज को संभालती है। और शायद विराज में इसीलिए इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, क्योंकि उसके पास हमेशा कोई था खेलने के लिए। चाहे वो बाहर बच्चों में कम खेलता था, लेकिन मेरी बेटी के साथ वो हमेशा से खेलता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब बच्चे को कंपनी मिलती है, तो बच्चे में एक केयरिंग का भी जो भाव होता है, एक लगाव का जो भाव होता है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी की छुट्टियां थोड़ी पहले हो गई थी, तो मेरे इन लॉज आए हुए थे, तो मेरी बेटी उनके साथ चली गई थी गाँव में। तो जब वो गाँव में गई ना, उसके जाने के बाद मेरे विराज का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। गाँव जाना है, दीदी के पास जाना है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, क्योंकि साथ में रहते हैं हमेशा, और एक दूसरे के बिना उनका बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो ये चीज़ मैंने खुद भी महसूस करी है कि जब दो बच्चे होते हैं ना, तो हमें भी एक सुकून मिलता है कि चलो हमारे बाद भी कोई ऐसा है जो उसको उतना ही प्यार करेगा। और आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। अगर आप दूसरे बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। आपको ये डर निकाल दीजिए कि मेरे दूसरे बच्चे को ऑटिज़म होगा। आपके दूसरे बच्चे को ऑटिज़म नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अब तक कोई ऐसा दूसरा बच्चा नहीं देखा है कि एक बच्चे को ऑटिज़म है, उसके दूसरे बहन भाई को ऑटिज़म है। नहीं देखा मैंने, सब बच्चे नॉर्मली देखे हैं। जिनके मैंने देखे हैं, 2-2 बच्चे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि कुछ वीडियो में बताया जाता है कि इन बच्चों की कोई इच्छा नहीं होती, मतलब ऑटिज़म वाले बच्चों की कोई इच्छा नहीं होती है और इन्हें सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो मैम, इस चीज़ से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि बोलने लग गया है तो अपनी सारी इच्छाएं वो अब जाहिर कर सकता है। और उसकी तो खैर बहुत सारी इच्छाएं हैं, हर तरह की इच्छाएं हैं उसकी, तो वो तो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है। ये बात है कि जब नहीं बोलता था, जब बिल्कुल नहीं बोलता था, तब तो हमें भी कुछ नहीं समझ आता था कि क्या चाहता है। लेकिन जब उसकी स्पीच थेरेपी हो रही थी, उसने थोड़ा बोलना शुरू किया था, तो जब मैं वजह से बाल खुले रखती थी, तो मुझे बाल खुले नहीं रखने देता था। जूड़ा बनाओ मम्मा, उसको पता चल गया कि ये खुले बाल है और ये जूड़ा है। आज तक भी वो मुझे खुले बाल नहीं रखने देता है, ऐसा बहुत कम होता है। बोलेगा मम्मा जूड़ा बनाओ, जैसे उसको खुले बाल दिखेंगे पता नहीं उसको क्या दिक्कत होती है। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट थी, उनसे मैंने पूछा कि मैम, ये आजकल पता नहीं क्या हो गया है, जैसे ही मैं खुले बाल करती हूँ तो ये मुझे खुले बाल नहीं रखने देता। तो उन्होंने कहा कि अब इसने बोलना शुरू किया है, अब इसकी पसंद नापसंद, अब इसको सारी चीज़ें समझ आने लग जाएगी। तो अभी वो सारी चीज़ें इसमें आनी शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में बच्चों को पता होता है कि उनको क्या चाहिए, उनकी पसंद नापसंद होती है, इच्छाएं उनकी होती है। ठीक है, अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं तो वो भी तो इच्छा है। कोई चीज़ उनको खानी है तो वो भी तो इच्छा ही है। कोई चीज़ नहीं खानी है, वो भी इच्छा ही है कि नहीं खानी है, ये खानी है। कोई कपड़े पहनने, अपनी पसंद के कपड़े बच्चे पहनते हैं। विराज तो अपनी पसंद के ही कपड़े पहनता है शुरू से। जब वो बिल्कुल नहीं बोलता था, तब भी वो अपनी ही पसंद की चीज़ों को खींच खींच के लाता था कि यही पहनना है। तो वो बात अलग थी कि वो एक ही तरह के कपड़े पहनता था, बट इच्छाएं होती है इन बच्चों की, ऐसा नहीं है। जब कहना आ जाएगा, जब बोलना आ जाएगा, जब अपनी बात समझाना आ जाएगा, तब जाके हमको वो चीज़ें समझ आएंगी, ये बात है। तो इच्छाएं बच्चों की होती है, बस वो एक्सप्रेस करना कब सीखते हैं, ये बात है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बच्चा बहुत सेल्फ टॉक करता है, उसको कैसे कम करें। तो मैम, सेल्फ टॉक कह लीजिए या वर्बल स्टिमिंग हम जिसको कहते हैं, जब बच्चा ऐसी चीज़ें बोलता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है ना, और वो अपने आप में बड़बड़ाता रहता है पूरा दिन। तो ये शुरुआती टाइम में होता है, जब बच्चे का स्पीच तो आ जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मुझे बोलना क्या है।
तो ये उस टाइम पे होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले विराज की एक वर्बल स्टिमिंग की एक वीडियो है, और जब वो 4 साल का था और वो कुछ बोलता नहीं था, बात नहीं करता था, तब की मैंने एक वीडियो शॉर्ट में मैंने वो वीडियो शेयर करी है, और आप वो वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा होगा। तो उसमें वो क्या था कुछ ना कुछ बोलता रहता था पूरा दिन। उनका उन बातों का कोई मतलब नहीं होता था, उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन वो चुप नहीं होता था एक सेकंड के लिए भी। तो उस समय हमें लगता था कि जो कुछ बोल रहा है शायद इसमें से हमें कोई चीज़ समझ आ जाएगी, ये हमसे कम्युनिकेशन करे, या तो हम उनके मतलब निकालते रहते थे, क्या तुम ये बोल रहे हो, क्या तुम ये बोल रहे हो। तो हम सारा दिन उसको टोकते रहते थे, पर उसको उस समय कुछ नहीं पता था कि मुझे आंसर भी करना है, या कोई मुझसे बात करना चाह रहा है तो मुझे आंसर करना है उस चीज़ का। उसको कुछ नहीं पता था, बस वो अपने आप ही लगा रहता था। मैंने शॉर्ट में वो वीडियो डाली है, अगर आपने अब तक नहीं देखी है आपको अंदाज़ा होगा। अब अगर आपका बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा और वर्बल स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको मीनिंगफुल वर्ड देने हैं। ठीक है, आप जब उसको मीनिंगफुल वर्ड दोगे ना, ठीक है, बहुत सारे मीनिंगफुल वर्ड जब आप उसको दोगे, फिर वो उनको भी करेगा, उनकी भी वो वर्बल स्ट्रीमिंग करेगा। आपने बोला कि ये पेज है, ये बुक है, ये फ़ोन है, ये है, आप कुछ भी बोलोगे ना, फिर वो उनकी भी करेगा। उससे भी नहीं आपको डरना है। उसकी जब तक प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप नहीं होती है बच्चे की, क्योंकि उसका बोलने का मन कर रहा है, बोलना क्या उसको समझ नहीं आ रहा, वो देखता है कि सब बोल रहे हैं, ठीक है, वो सबको देख रहा है ना कि सब बोल रहे हैं। अब उसको नहीं पता कि वो एक ऑर्गेनाइज लैंग्वेज बोल रहे हैं जिसमें सेंटेंस हैं, वो सेंटेंस भी ऑर्गेनाइज है, उसको अभी ये नहीं पता है। उसको बस ये पता है कि बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि उसको मीनिंगफुल वर्ड देने हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस देने हैं, फिर वो उनको भी करेगा, उनको भी वो बार बार दोहराता रहेगा। अगर आप बोलोगे ना कि ये फ़ैन है, हो सकता है वो यही बोलता रहे पूरा दिन, ये फ़ैन है, ये फ़ैन है। क्यों? क्योंकि दिमाग तो शांत नहीं है, ज़बान भी शांत नहीं है, बोले जा रही है, बस उसको अभी कुछ चाहिए, कोई बात नहीं, वो करने दो। फिर आप उसको किसी एक्टिविटी के थ्रू उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे आपने बता दिया कि ये फ़ैन है, तो आप उसके हाथों से ड्राइंग बनवाइए फ़ैन की, है ना, और उससे पूछिए ये क्या है, ये फ़ैन है, क्योंकि वो हो सकता है आपसे अभी कनेक्ट नहीं है, आपसे अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे ड्राइंग के थ्रू आपसे वो कनेक्ट हो सकता है, एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चा कनेक्ट होता है, क्योंकि वर्बल स्ट्रीमिंग बच्चे की बहुत लेट से जाती है, और इट्स ओके, ये चली जाएगी टाइम के साथ साथ, इससे आपको डरना नहीं है। वर्बल स्ट्रीमिंग या सेल्फ टॉक जो होती है वो टाइम के साथ साथ जाती है। ये शुरुआत में ज़्यादा होती है, बच्चा जब शुरू में उसका स्पीच आता है, वो बोलना चाहता है, तो वर्बल स्ट्रीमिंग टाइम के साथ साथ जाएगी, सेल्फ टॉक भी टाइम के साथ साथ जाएगा। आप उसको एक्टिविटी में बिजी करिए, अलग अलग एक्टिविटी में बिजी करिए, उसके बाद उसका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा एकेडमिक में अच्छा है पर आंसर नहीं करता। मैम धीरे धीरे ही आएगी सारी चीज़ें। अगर आपका बच्चा एकेडमिक में है तो एकेडमिक के थ्रू भी हम बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। तो आप बच्चे के अभी एकेडमिक पे ध्यान दीजिए। आंसर करना बच्चा देरी से सीखता है, लेकिन आप ये देखिए कि पहले वो आपसे कनेक्ट है कि नहीं है ना। आंसर हो सकता है शुरुआत में वो आंसर बड़े आंसर ना करे या बहुत बड़े सेंटेंस ना बोले, हाँ ना में या यस नो में वो आंसर कर सकता है शुरू में, क्योंकि विराज की जो शुरुआत हुई थी वो यस और नो से ही हुई थी, पहले वो प्रॉपर आंसर नहीं करता था। बाकी एज का भी फ़र्क रहता है। बच्चे जब 5 साल के बाद ज़्यादातर बच्चे रिकवर होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 3 साल की उम्र तक तो पता ही चलता है कि ऑटिज़म है। फिर उसके बाद हम काम करना बच्चे पे शुरू करते हैं, तो 2 साल तो बच्चे में थोड़ा सुधार ही होता है। अगर एक तरह से प्रॉपर बच्चा जब अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है तो वो 5 से 6-7 साल तक आते आते बच्चा काफ़ी अच्छा हो जाता है, अगर हम सही से काम करते हैं तो कोई बात नहीं, आंसर करने लग जाएगा। शुरुआत में हो सकता है बच्चा आंसर नहीं करता है, विराज भी नहीं करता था, कोई बात नहीं, बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हील बैरो एक्टिविटी दिन में कितनी बार करनी है। तो आप 2 से 3 टाइम कर सकते हैं, और कितने टाइम तक करनी है तो कोई बात नहीं। आप बच्चे को देखिए, बच्चे को ज़्यादा तंग भी नहीं करना है। जब बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है उसके लिए कराई जाती है ये, और टेक्टाइल इशू जो बच्चों को होता है उनके लिए कराई जाती है, वेस्टिबुलर के लिए कराई जाती है। वेस्टिबुलर इससे बच्चे का स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी बैलेंसिंग बच्चे की आती है। तो आप ज़्यादा देर ना कराएं बच्चे को, 1 मिनट भी बहुत है। अगर आप एक बार कराने लग गए तो अगर बच्चा उससे पहले भी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वो थक रहा है या उसको नहीं करना है तो कोई नहीं, थोड़ी देर तक बस आप उसके पैर पकड़ के चलाइए, तो उसको ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बच्चे की पोटेंशियल है
उसके हिसाब से आप बच्चे को कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ सेकंड के लिए भी करवा सकते हैं, 30 सेकंड के लिए करवा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जितनी बच्चे को दिक्कत ना हो आप उस हिसाब से करवाएं। दिन में 3 टाइम आप ये करवा सकते हैं, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो भी 3 टाइम तो थेरेपी तब भी होती है जब आप थेरेपी करवाते हैं, क्योंकि 2 टाइम आपको वो चीज़ें घर पे करनी पड़ती है जो 1 टाइम पर थेरेपिस्ट करवाते हैं। वो होम प्लान भी देते हैं आपको, तो 3 टाइम करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं जब भी अपने बच्चे को कोई एक्टिविटी कराती हूँ वो खुश होकर कर लेता है, फिर वो हैंड फ्लैपिंग करता है, जंपिंग करता है, क्या ये ठीक हो जाएगा? ये हो जाएगा मैम, ठीक है। टाइम के साथ साथ हाइपर एक्टिविटी पूरी लाइफ के लिए नहीं होती है, हाइपर एक्टिविटी एज के साथ साथ कम होने लगती है। इवन विराज का भी हमने देखा है, अभी वो 7 साल का है तो वो काफ़ी शांत हो चुका है पहले के मुकाबले। जैसे 3-4 साल की उम्र में जो था, आज तो उससे वो बहुत बहुत शांत हो चुका है। लेकिन ये शांत तभी होता है जब वो बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो जाता है ना, एक्टिविटी सारी करने लग जाएगा, तो जब अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएगा, ये सारी ये भी तो अपने आप को जाहिर ही कर रहा है। वो हैंड फ्लैपिंग से जो वो जंपिंग करता है, ये सारी चीज़ें भी वो अपने आप को वो खुशी ही जाहिर कर रहा है एक तरह से, तो वो खुश हो रहा है। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ ये चीज़ें चली जाएगी जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइल्ड और मॉडरेट ऑटिज़म क्या होता है, इसके सिम्टम्स बताइए। मैम, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है, तीनों तरह की ऑटिज़म में क्या है, एक लेवल बता दिया जाता है कि बच्चे में अब ऑटिज़म के कुछ सिम्टम्स होते हैं, है ना, हैंड फ्लैपिंग, टो वॉकिंग, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बच्चे का सोशल ना होना, बच्चे का बोलता नहीं है, बच्चा समझता नहीं है, ध्यान नहीं देता, ये सारी जो चीज़ें हैं, अब किस बच्चे में कितनी है उसके हिसाब से वो लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में बच्चे को कैटेगरी में रखते हैं। जिस बच्चे में चीज़ें बहुत कम है ना, ये सारे सिम्टम्स है तो, लेकिन बहुत कम है, लाइट है बहुत, ठीक है, उसको माइल्ड में रख देते हैं। थोड़ा ज़्यादा है तो उसको मॉडरेट में रख देते हैं। बच्चा बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ना कनेक्ट ही है, ना लैंग्वेज ही है, पेरेंट्स को भी नहीं पहचानता है, कुछ भी नहीं है, तो वो उसको सीवियर कैटेगरी में रख देते हैं। वो बस शुरुआत में जब टेस्ट लेते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उसके अनुसार वो बता देते हैं कि ये माइल्ड में है, ये मॉडरेट में है, सीवियर में है, या फिर वो ऐसा भी करते हैं कई बार कि माइल्ड टू मॉडरेट में है या मॉडरेट टू सीवियर में है। उसमें वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें बच्चे में माइल्ड वाली होती है और कुछ मॉडरेट वाली होती है। मैं बाकी का ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं विराज के हिसाब से बताऊँ तो उन्होंने माइल्ड टू मॉडरेट में विराज का ऑटिज़म डायग्नोज किया था, और कुछ चीज़ें विराज में माइल्ड वाली थी और कुछ मॉडरेट वाली थी। अब उसमें माइल्ड वाली मैं आपको बताती हूँ। सोशली वो ठीक है, ज़्यादा खराब वो कभी नहीं था। थोड़ा ये था कि मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही किसी से कोई मतलब नहीं है, लोगों को देखता था तो थोड़ा उसको अंदर से खुशी होती थी, बट वो जाहिर नहीं कर पाता था, ठीक है। ये सोशली होना और जैसे हैंड फ्लैपिंग, टो वॉकिंग, तो ये सारी चीज़ें उसकी माइल्ड में थी जहाँ तक मुझे लगता है। अब उसका मॉडरेट में क्या था, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज तो उसकी मतलब बहुत ही मुश्किल से आई है, और अटेंशन की प्रॉब्लम, और उसकी जो सेंसरी का जो प्रॉब्लम है, ये 3 चीज़ें विराज की पक्का मॉडरेट में थी। हालांकि मैं पूरा वैसे तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ें विराज की मॉडरेट में थी। लैंग्वेज तो स्पेशली, अटेंशन और लैंग्वेज, ये 2 चीज़ें तो उसकी बहुत ही ख़राब थी, इसमें मतलब बहुत ही बुरी हालत थी उस समय पे, बड़ी मुश्किल से आई ये चीज़ें। बाकी चीज़ों में मुझे इसका माइल्ड ऑटिज़म ही लगता है हमेशा से। अब कुछ चीज़ें विराज में ऐसी भी है जिसमें वो नॉर्मल बच्चों जैसा ही है, जैसे उसकी मेमोरी तो खैर बहुत ही अच्छी है, नॉर्मल बच्चों से भी अच्छी है, और कुछ चीज़ों में वो और अच्छा है। तो ऐसे ही होता है, वो माइल्ड में रख देते हैं जब चीज़ें थोड़ी कम दिखती है बच्चे में, और जिन बच्चों में बिल्कुल ही कम दिखती है उनको वो कह देते हैं कि बच्चे का ऑटिज़म बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। शुरुआत में जैसे कुछ बच्चों का वो कहते हैं कि बिल्कुल माइल्ड में भी माइल्ड है बच्चे को ऑटिज़म। तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे ही सिम्टम्स होते हैं, पर किस बच्चे में कितने हैं, है ना, कितने ज़्यादा हैं, किस गहराई से बच्चे में वो सिम्टम्स हैं, वो उसके आधार पे बताते हैं कि ये माइल्ड है और ये मॉडरेट है और ये सीवियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को मिल्क कब तक नहीं देना। मैम देखो, विराज तो मिल्क पीता है। अगर आपको बच्चे का मिल्क छुड़वाना है, क्योंकि थेरेपिस्ट ने हमें बोला था जब तक थेरेपी चलेगी तब तक आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, तो उन्होंने हमें 1.5 से 2 साल बोला था, तो 1.5 से 2 साल तक वो बंद रखते और फिर आप खिला पिला सकते हैं। तो आपका बच्चा कितना जानता है, कितना समझता है, अगर ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो
तो आप दूध छोड़ सकते हैं। दूध तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे पीते ही नहीं हैं। तो अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो एक टाइम पिला लीजिए बच्चे को दूध, बस एक टाइम पिलाइए उसको। जैसे विराज भी सिर्फ रात को दूध पीता है, एक ही टाइम दूध पीता है, गाय का दूध पीता है, भैंस का हम उसको नहीं देते हैं। तो बस यही है, आप अपने हिसाब से देखिए, अपने बच्चे के हिसाब से देखिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो आप उसको दूध ना दें। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि मैम मैं गांव में हूं और मेरी फैमिली बच्चे की थेरेपी नहीं होने दे रही है और मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे का इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। मैम एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनकी 5-5 साल से थेरेपी चल रही है, ठीक है, और पेरेंट्स से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे में उतना सुधार नहीं आया है जितना हमने पैसा हमारा चला गया है और जितना समय हमने थेरेपी को दिया है। तो थेरेपी को सिर्फ इतनी बड़ी चीज़ ना माने, थेरेपी में यही चीज़ें होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने दूसरा सवाल ये पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैम, जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो सबसे पहले वो लोग कहते हैं कि बच्चे को क्या अपने नाम की पहचान है। सबसे पहले वो बच्चे की उसके नाम पे रिस्पॉन्ड करना लेके आते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ उसके बाद ही आएगा। तो मेरी नेम रिस्पॉन्डिंग पे एक वीडियो है कि बच्चे को अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना कैसे सिखाना है। उसके बाद मेरी सेकंड वीडियो है, एक वीडियो है जॉइंट अटेंशन की, आप वो ज़रूर देखिए। और स्पीच थेरेपी की मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, आप वो देखिए, आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। अब ये है कि कितना टाइम लगेगा। शुरुआत में सारे बच्चे स्लो होते हैं सीखने में, उनको समय लगता है, हफ्ता भी लग जाता है, 2-2 हफ्ते भी लग जाते हैं कोई चीज़ सीखने में, ठीक है। तो आप घर पे रह कर के बच्चे पे काम कर सकते हो, ठीक है। थेरेपी हम जब करवाते हैं, जब बिल्कुल ही हमें कुछ नहीं समझ आता, अब सब हर कोई थेरेपी नहीं करवाता है। बहुत सारे थेरेपिस्ट जो कि कोई गांव से जाता है या कोई कहता है कि भाई हम डेली नहीं आ सकते, तो उनको होम प्लान दे देते हैं। तो आप घर पे थेरेपी कर सकते हो। थेरेपिस्ट के पास भी कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, वो यही तरीके अपनाते हैं। ओके, मेन होता है बच्चे का अटेंशन। अगर आप बच्चे का अटेंशन ले आते हो, फिर बच्चा क्या है, ध्यान देने लगता है, ध्यान देने लग जाएगा तो फिर सब कुछ सीख जाएगा। आप मेरी बहुत सारी वीडियो है, अलग अलग टॉपिक पर वीडियो है, आप सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। मैंने इन्हीं तरीकों से विराज को ठीक किया है। हालांकि मैंने थेरेपी भी करवाई है, लेकिन थेरेपी भी मैंने जाके देखा, उसमें कुछ अलग नहीं है। थेरेपी में भी यही चीज़ें हैं, पर थेरेपी में जाने से क्या होता है कि एक वो जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे की कि भाई चलो ठीक है, आपके बच्चे में इतने टाइम में हमें ये चीज़ ठीक करनी है। हमारे अलावा भी बच्चे पे कोई और काम कर रहा होता है। तो आप अगर थेरेपी नहीं करवा सकते, आप वीडियोस देखिए। मैंने अब मुझे यही लगता है कि थेरेपी के बिना हम घर पे भी बच्चे को, अगर हमें सारी जानकारी अगर है तो हम घर पे भी रहकर बच्चे पर काम कर सकते हैं। और एक और सवाल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बाहर रहती हूँ मैम, दूसरी कंट्री में हूँ, और मेरा बेटे को अभी स्कूल हम भेजे कि नहीं भेजे, और वो लोग शैडो टीचर प्रोवाइड कर रही है वहाँ की जो सरकार है। मैम, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ की जो सरकार है आपको शैडो टीचर प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शैडो टीचर खुद से ढूंढते हो तो एक तो ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ऊपर से बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप थेरेपी भी करवा रहे हो, आप शैडो टीचर भी बच्चे के लिए ला करके दे रहे हो, इवन कुछ लोग ऐसे अपनी पूरी सैलरी वो अपने बच्चे पर उनकी जा रही है, ठीक है। सिर्फ अगर एक ऑटिज्म वाला बच्चा, वो अपनी पूरी सैलरी उस बच्चे पर जो है खर्च कर रहे हैं। तो शैडो टीचर आपको सरकार दे रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपको क्या करना है, बच्चे को स्कूल में डालिए। आप शुरुआत में आप बच्चे को कम समय के लिए स्कूल भेजिए, पूरा दिन के लिए ना भेजिए, कम समय के लिए भेजिए। फिर धीरे धीरे उस टाइमिंग को बढ़ाना शुरू करिए। देखिए, स्कूल में वो कभी भी जाएगा, दिक्कत करेगा, ठीक है। सारे बच्चे, ऑटिज्म वाले ज़्यादातर बच्चे दिक्कत करते हैं। जो बच्चे सिर्फ हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं या जो थोड़ा सा उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो बच्चे तो दिक्कत नहीं करते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बस बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो बच्चे दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं वो सारे ही दिक्कत करते हैं। शुरू में 1 साल बच्चे को लगेगा एडजस्ट होने में। अच्छी बात है, आप कम उम्र है बच्चे की, अभी भेज दीजिए। बाकी आपको घर पे जो मेहनत करनी है वो आप घर पे मेहनत करिए बच्चे पे, ठीक है। वो माहौल की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बच्चा स्कूल से ही सीखेगा। अगर हमें बच्चे को सोशल करना है तो स्कूल से बेहतर कोई और जगह नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद भी फील करी है। शुरुआत में बच्चा गलतियां भी करेगा, उसकी शिकायतें भी आएंगी। अच्छी बात है कि शैडो टीचर है साथ में, तो क्या होता है ना कि शैडो टीचर जब साथ में रहती है, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बच्चा अगर भाग रहा है, दौड़ रहा है, दूसरे बच्चों को मार रहा है, बैठने में दिक्कत कर रहा है, तो उसमें वो बहुत हेल्प कर सकती है।
बाकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक शैडो टीचर भी दिमाग में तो नहीं घुस सकती बच्चे के, है ना। वो सिर्फ उसकी हेल्प कर सकती है ना। जब तक बच्चे को चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। मुझे लगता है कि एक जो स्लो लर्नर होता है, शैडो टीचर उसकी बेहतर मदद कर सकती है, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चों का क्या होता है कि लगातार किसी को सुन नहीं सकते हैं। अब 4-4, 5-5, 6-6 पीरियड अगर स्कूल में चल रहे हैं और लगातार टीचर्स को सुनना होता है, उनकी बात, उनकी जो पढ़ाई है उसको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो ये बच्चे लगातार नहीं सुन पाते हैं। तो उसमें शैडो टीचर बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। तो अगर एक कोई स्लो लर्नर है या उसको बार बार बोलना पड़ता है कि लिखो, पढ़ो, ये करो, तो उसको बहुत बेहतर शैडो टीचर कर सकती है। बट अगर एक बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, उसको वो रटवा नहीं सकती, मतलब रटवाएगी तो उसका फ़ायदा क्या है ना। तो उसकी ज़्यादा बेहतर हेल्प नहीं कर सकती है। तो शैडो टीचर का मुझे सबसे जो सही चीज़ लगती है, यही लगती है कि आप थोड़ा निश्चिंत रहते हो कि मेरे बच्चे को कहीं चोट नहीं लगेगी, वो कहीं भागेगा नहीं, उसके साथ प्रॉपर कोई है। तो शैडो टीचर अगर आपको मिल रहा है तो अपने बच्चे को आप ज़रूर स्कूल में भेजिए, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बच्चे को समय लगेगा। उसको, बच्चे को, विराज को 6 महीने लगे पूरे क्लास में बैठने में और सारी चीज़ें ठीक होने में, एडजस्ट होने में। तो स्कूल तो जाना ही है, तो बच्चे को स्कूल भेजिए। बाकी आपको जो मेहनत करनी है आप घर पे मेहनत करें। तो आज का वीडियो आपके सवालों पे ही था। आपके काफ़ी सारे सवाल थे, वैसे तो मैंने आंसर करे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर मुझे लगता है कि अच्छे से बात होनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो थैंक यू सो मच।